हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स की जो हमारी रिवीजन की क्लास चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, चैप्टर 6। तो अभी हम सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें दो पार्ट आपके होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो हमारा चैप्टर 6 है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि जो ओल्ड आपकी बुक है सॉइल मैकेनिक्स की, उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपका ये चैप्टर आपका कंसोलिडेशन के नाम से है, यानी कि संघनन के नाम से है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कंसोलिडेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल में जो भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है उन सभी का हम एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे एक चैप्टर का। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस आप सॉइल मैकेनिक्स की रिवीजन क्लास के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की आपकी सर्वेइंग सेकंड की भी रिवीजन क्लास की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। सभी चैप्टर के आपके रिवीजन क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी वीडियोज आप सर्वेइंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 5th सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज अपलोड हो चुकी है। तो 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्ट के वीडियोज को देख सकते हैं। वो सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले तैयार होने ही चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संघनन यानी कि कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है? नींव मृदा पर संरचना का भार पड़ने पर मृदा में रंध्र जल की निकासी के कारण मृदा के आयतन में कमी और उसके फलस्वरूप उसमें होने वाला बैठाव संघनन कहलाता है। तो ये जो हमारा जब भी नींव की जो मृदा होती है संरचना का भार पड़ने पर क्या होती है, इस मृदा में जो रंध्र जल की निकासी होती है उसी के कारण आयतन में कमी आती है और उसके फलस्वरूप जो मृदा में बैठाव होता है वही हमारा संघनन कहलाता है। तो इसमें आपके यहाँ पर दो टर्म आपको मिल जाते हैं। इसके पहले भी आप पढ़े होंगे कंपैक्शन, जिसको हम संघनन बोलते हैं, ये हमारा कंपैक्शन होता है एक। और एक हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो दो टॉपिक है। तो ये आपका होता है कि इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन आपका क्या होता है? तो जब भी जो सवाल होते हैं, सवाल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो रिक्त स्थान आपके होते हैं, रिक्त स्थानों में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जल या तो वायु। तो जब रिक्त स्थानों में जल होती है और जब भी इस पर लोड आता है स्ट्रक्चर का सॉइल पर, तो जब इनकी रिक्तियों से जल निकलने लगता है, बाहर निकल जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन यानी कि संघनन। ये हमारा कंसोलिडेशन कहलाता है। जब हमारा सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं और उनकी रिक्तियों में उनके जो खाली जगह होते हैं उसमें अगर वायु होती है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जल या तो वायु। तो जब वायु होती है तो जब भी इस पर लोड आता है स्ट्रक्चर का सॉइल पर, तो जो इनकी रिक्तियों से जब वायु बाहर निकलती है तो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा कहलाता है कंपैक्शन यानी कि संघनन, जिसको हम बोलते हैं संघनन। ठीक है, ये हमारा जब यानी कि दो टर्म आपको याद रखने हैं। जब भी सॉइल के पार्टिकल से जल बाहर निकलता है तो प्रोसेस हमारा संघनन कहलाता है, कंसोलिडेशन कहलाता है। और जब सॉइल के पार्टिकल से वायु बाहर निकलता है तो प्रोसेस हमारा कंपैक्शन यानी कि संघनन कहलाता है। तो ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन। और इसी के कारण मृदा के आयतन में कमी आती है, उसमें बैठाव होता है और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं पास पास आ जाते हैं, इसीलिए उसके आयतन में कमी होती है और उसमें बैठाव होता है। तो ये बैठाव, यही बैठाव आपका संघनन कहलाता है। और ये संघनन है आपका कंसोलिडेशन है, ये आपकी प्राकृतिक क्रिया है, कृत्रिम क्रिया नहीं है। जो कंपैक्शन होता है वो आपकी कृत्रिम क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा है क्रीप या बहाव। क्रीप क्या होता है? तो मृदा पर भार आने से मृदा का उच्च तल से निम्न तल की ओर बहाव क्रीप कहलाता है। जब भी मृदा पर भार आता है, लोड आता है, तो उसका उच्च तल से निम्न तल की ओर जो बहाव होता है वही हमारा क्रीप कहलाता है। ढालों एवं पहाड़ी के पास मृदा में तापक्रम परिवर्तन व कभी गीली व कभी शुष्क अवस्था के कारण उससे विस्तार एवं संकुचन चक्र बनता है। जब कभी आपका जो तापक्रम परिवर्तन होता है तो वहाँ पर मृदा क्या होती है, कभी गीली और कभी शुष्क होती है, इसके कारण उसमें कुछ विस्तार होता है या फिर संकुचन होता है। तो ये चक्र आपका बनता रहता है, जिसके कारण मृदा में विरूपण होता है, डिफॉर्मेशन होता है। विस्तार के समय मृदा ऊपर उठती है और संकुचन में नीचे को धस जाती है। जब भी इसमें एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, विस्तार होता है और उस टाइम क्या होती है, मृदा आपके ऊपर उठ जाती है। जब संकुचन होता है तो मृदा आपके नीचे को धस जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया हमारी मृदा का बहाव कहलाती है यानी कि क्रीप कहलाती है। बहाव के कारण ढालू स्थानों पर पूरी संरचना में बहुत धीमी गति से पार्श्विक विचलन होता है। लेटरल जो मूवमेंट होता है ये होता है,
जिसके कारण सड़क की ढालू साइड में स्थापित तलचिन्ह और बिजली के खंभे बाहर की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं पर सड़क के ढालू साइड में बिजली के खंभे वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ढाल है, तो जब भी इसमें ऐसे मूवमेंट होता है तो मृदा जो आपकी संकुचन वगैरह होता है नीचे को धस जाती है। तो ये जो आपके खंभे होते हैं ये कुछ इस प्रकार से झुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ढालू जमीन होती है, इसलिए ये आपका जब मृदा में बैठा होता है, मृदा नीचे को धसती है, तो ये जो आपके ढालू जमीन पर जो बिजली के खंभे वगैरह लगाए जाते हैं, फिर स्थापित तलचिन्ह होते हैं, बेंचमार्क वगैरह, तो इस प्रकार से ये झुक जाते हैं। तो ये इसी के कारण होता है, क्रीप के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है सुगठ्य बहाव यानी कि प्लास्टिक फ्लो। तो प्लास्टिक फ्लो आपका क्या होता है? यह विरूपण उच्च सुगठिता वाली मृदाओं में ही होती है। इसमें मृदा पर निरंतर प्रतिबल लगे रहने की अवस्था में निरंतर बहाव अर्थात विरूपण होता है। यानी कि जो प्लास्टिक फ्लो होता है, जो हाई प्लास्टिसिटी वाली जो सॉइल होती है उसमें ही होता है, और जब मृदा पर कंटिन्यूअस जो प्रतिबल आपका लगा रहता है उसके कारण इनकी अवस्था में निरंतर बहाव अर्थात विरूपण होता है। ये हमारा कहलाता है प्लास्टिक फ्लो। नेक्स्ट हमारा है पार्श्विक विचलन यानी कि लेटरल मूवमेंट। तो मृदा का पार्श्विक विचलन क्रीप कहलाता है। जो लेटरल मूवमेंट होता है जो अभी आपको बताया गया वही हमारा क्रीप कहलाता है। नेक्स्ट हमारा स्फीति यानी कि स्वेलिंग। स्वेलिंग आप लोग समझते ही होंगे। तो यह एक प्रकार की मृदा की ऊपरी दिशा में स्फीति है। मृदा में रंध्र जल दाब में वृद्धि होने पर उसमें स्फीति होती है। यानी कि जैसे आप पढ़े होंगे कंक्रीट में कि जो आपका सैंड होता है, सैंड के चारों तरफ, सैंड में जब नमी होती है इनके चारों तरफ, इसमें क्या होता है, इनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो यही जो आपका कहलाता है बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है, बालू का फूलना। इसी प्रकार से जब सॉइल में मृदा में रंध्र जल दाब में वृद्धि होती है तो इनमें स्फीति हो जाती है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हमारी कहलाती है स्वेलिंग। नेक्स्ट हमारा है हिमीकरण व हिम द्रवण। तो हिमीकरण जिसको हम फ्रीजिंग और थाइंग बोलते हैं। तो हिमीकरण व हिम द्रवण की स्थिति ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर तापक्रम बहुत कम हो जाने पर मृदा के रंध्र जल का हिमीकरण हो जाता है। हिमीकरण का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल के रिक्तियों में क्या होता है, अगर आपका जल भरा हुआ है तो जब वहां पर जो तापक्रम होगा बहुत कम होगा यानी कि ठंड ज़्यादा होगी, तो आपका क्या होता है, जो भी जल होता है क्या बर्फ बन जाता है, यानी कि वो आपका फ्रीज हो जाता है जल। तो यही हमारा जो जल फ्रीज हो जाता है इसी को हम बोलते हैं हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। तो जब आपका रंध्र में जो जल होता है अगर तापक्रम बहुत कम है तो जल क्या होगा, हिमीकरण हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और जब तापक्रम आपका बढ़ेगा तो वही आपका जो फ्रीज हुआ हुआ जल है, जो आपका बर्फ बन जाता है, वही आपका पिघलता है। तो जब यह तापक्रम अधिक हो जाने पर यह पिघल जाता है और संरचना के भार के कारण बाहर निकलता है। जब भी लोड पड़ता है स्ट्रक्चर का तो क्या होता है, इनकी रिक्तियों से जब जल पिघल जाता है तो पिघला हुआ जल आपका क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे मृदा का संघनन होता है। जब मृदा के रिक्तियों से जल बाहर निकलता है तो उसी को हम संघनन बोलते हैं। तो जब ये जल पिघल कर बाहर निकलने लगता है तो यही तभी आपका मृदा का संघनन होता है और उसमें बैठा हुआ विरूपण होता है। तो जब आपका जल बाहर निकलेगा तो मृदा के जो कण होंगे वो पास पास आएंगे और जिससे आपका मृदा के आयतन में कमी होगी, इनका कुछ बैठाव होगा, यानी कि जो भी कुछ चेंजेस हो रही हैं उसी को हम विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है संपीड़न सूचकांक। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है? मृदा पर दाब बढ़ने से उसका रिक्तता अनुपात घटता है। जब भी दाब बढ़ता है तो रिक्तता अनुपात घटेगा, क्योंकि उनकी जो रिक्तियों में हवा या जल होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा, इसीलिए उनका जो उसका रिक्तता अनुपात क्या होता है, घट जाता है। यदि मृदा के रिक्तता अनुपात y अक्ष व दाब के लगभग अक्ष के बीच ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। टरजागी के अनुसार इस रेखा को निम्न अनुकल्पित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। संपीड़न सूचकांक को हम cc से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ग्राफ दिखाया गया है, इधर आपका रिक्तता अनुपात है, इधर आपका log p है, आपका दाब दिखाया गया है, ये आपका E0 और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर E0 है आपका, और यहाँ पर आपका है E, ये आपका यहाँ पर P0 है, यहाँ पर P है। तो E और P आपका क्या है, दाब है, और ये आपका E0 और P0 आपका आरंभिक रिक्तता अनुपात व दाब है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ दिखाया गया है और इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है, स्लोप है, ये हमारा कंप्रेशन इंडेक्स कहलाता है। तो रिक्तता अनुपात E तथा log P के बीच ये संबंध आपको दिखाया गया है इस ग्राफ की मदद से। क्षैतिज से ढाल है, जो संपीड़न सूचकांक है वो सीधी रेखा का क्षैतिज से ढाल है। इस सूचकांक से मृदा की संपीड़ितता की जानकारी मिलती है। यह सूचकांक जितना अधिक होगा, जो संपीड़न सूचकांक होता है, तो मृदा की संपीड़ितता अर्थात विरूपण उतना ही अधिक होगा। संपीड़न सूचकांक का मान निम्न संबंध से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर एक आपका रिलेशन दिया गया है, इसकी मदद से भी हम संपीड़न सूचकांक का जो आपका मान है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है संघनन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो मृदा के दाब आने पर उसके आयतन परिवर्तन की दर इंटू जल के एकक भार तथा पारगम्यता गुणांक के अनुपात को संघनन गुणांक कहते हैं। यानी कि मृदा पर जो दाब आता है, दाब आने पर जो उसके आयतन में परिवर्तन की दर होती है,
इंटू आपका जल के एकक भार, जो आपका जल का यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा के दाब, जो मृदा का दाब होता है, दाब आने पर उसके आयतन परिवर्तन की जो दर होती है इंटू जल के एकक भार, तथा पारगम्यता गुणांक, ये आपका के आपका क्या है, पारगम्यता गुणांक है। इनका जो अनुपात होता है यही हमारा संघनन गुणांक कहते हैं इसी को, और इसे हम CV से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो आप देख सकते हैं मृदा पर दाब आने पर उसके आयतन परिवर्तन की जो दर यम भी है, और जो इनके जल के एकक भार है इंटू आपका आयतन परिवर्तन की दर इंटू जल के एकक भार, तथा जो पारगम्यता गुणांक होता है इनका अनुपात ही हमारा CV यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि संघनन गुणांक कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं K इक्वल टू पारगम्यता गुणांक, RW इक्वल टू पानी का इकाई भार, MV इक्वल टू आयतन परिवर्तन गुणांक, और CV इक्वल टू संघनन गुणांक। तो ये हमारा संघनन गुणांक कहलाता है, CV इक्वल टू K/MV इंटू RW। नेक्स्ट हमारा संघनन अंश यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो मृदा पर भार लगाने के बाद किसी एक समय पर संपीड़न यानी कि जो सेटलमेंट होता है, बैठाव होता है, एवं अंतिम संपीड़न का अनुपात संघनन अंश कहलाता है। किसी एक समय पर जो संपीड़न होगा, बैठाव होगा, और अंतिम संपीड़न जो होगा इसका अनुपात ही हमारा संघनन अंश यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है, और इसे हम कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिशत में दर्शाते हैं। तो कैपिटल U परसेंटेज इक्वल टू S/ST इंटू 100। तो ये सबका क्या होगा, किसी समय T पर बैठा हो, ST आपका संघनन पूर्ण होने की स्थिति में कुल बैठा होगा, और S इक्वल टू क्या हो सकता है, E0 माइनस E1, और ST इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 माइनस ET। तो ये और ST की जगह पर अगर ये चीज़ें हम रख दें तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जो फार्मूला होगा हमारा U इक्वल टू E0 माइनस E1, S की जगह हम रख दिए, और ST की जगह E0 माइनस ET रख दिए इंटू 100। तो ये आपका हो गया U का फार्मूला, यानी कि जो संघनन अंश है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, इस फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कुल बैठाव यानी कि टोटल सेटलमेंट। तो भार आने पर मृदा में निम्न बैठाव होते हैं। जो भार आती है तो मृदा में आपके निम्न प्रकार के बैठाव होते हैं। एक तो हमारा तत्कालिक बैठाव, दूसरा हमारा प्राथमिक बैठाव, और तीसरा हमारा द्वितीयक बैठाव। तो 3 प्रकार के बैठाव होते हैं, और इन तीनों बैठाव का जो योग होगा यानी कि तत्कालिक बैठाव प्लस प्राथमिक बैठाव प्लस द्वितीयक बैठाव, यही हमारा कुल बैठाव कहलाएगा यानी कि टोटल सेटलमेंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों बैठाव का योग कुल बैठाव कहलाता है। तो अब हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक, तात्कालिक और द्वितीयक बैठाव आपके क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा तात्कालिक बैठाव। यह बैठाव संरचना के निर्माण के दौरान ही अथवा निर्माण के तुरंत बाद हो जाता है। इस बैठाव का कारण मृदा से वायु रंध्रों का निष्कासन अथवा मृदा की अवस्था में मृदा परत का संपीड़न है। इसे हम SI से दर्शाते हैं, जो आपका इमीडिएट आपका सेटलमेंट होता है। आपका सेटलमेंट को डिनोट कर रहा है, I आपका इमीडिएट को। तो ये तत्कालिक बैठाव का मतलब क्या है, जो मृदा के रंध्रों से जब वायु का निष्कासन हो जाता है तो ये आपका तुरंत हो जाता है। जिस टाइम स्ट्रक्चर आपका बन रहा होता है, स्ट्रक्चर के निर्माण के दौरान ही ये आपका कार्य हो जाता है, ये बैठाव हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बैठाव होता है वही हमारा तत्कालिक बैठाव, यानी कि एक वर्ड में अगर हम समझे, एक लाइन में, तो जब मृदा के रंध्रों से वायु का निष्कासन हो जाता है तो यही बैठाव हमारा तत्कालिक बैठाव कहलाता है, और ये संरचना के निर्माण के दौरान ही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक बैठाव। प्राथमिक बैठाव क्या होगा, यह बैठाव रंध्र जल के निकलने के कारण धीरे धीरे होता है। मृदा के रंध्र से जो जल बाहर निकलता है तो इस बैठाव को हम प्राथमिक बैठाव बोलते हैं। जब वायु बाहर निकल रहा था तो ये हमारा तत्कालिक बैठाव होता है। निर्माण के दौरान ही हमारा वायु बाहर निकल जाता है तो ये हमारा तत्कालिक यानी कि इमीडिएट सेटलमेंट कहलाता है। और जो प्राथमिक बैठाव है इसमें, इसको अगर हम समझे तो मृदा के रंध्र से जो जल बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक बैठाव। यह बैठाव की दर मृदा की पारगम्यता पर निर्भर करती है। इसे हम SP से दर्शाते हैं, जो प्राइमरी सेटलमेंट होता है। तो ये पारगम्यता पर निर्भर करती है। पारगम्यता पर क्यों निर्भर करेगी, क्योंकि हमको पता है जब मृदा की पारगम्यता अच्छी होगी तो उसमें रिक्तियाँ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और उससे पानी आपका जल्दी पास हो जाएगा। पारगम्यता कहलाती क्या है, मृदा के रंध्रों से जल का आर पार निकल जाना, तो वही हमारा परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता कहलाता है। जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस होगा ये भी हमारा जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक बैठाव। नेक्स्ट हमारा जो है द्वितीयक बैठाव। ये हमारा क्या होगा, संघनन पूर्ण हो जाने के बाद उससे उच्च श्यानता का जल बाहर निकलता है। जब संघनन पूर्ण होता है यानी कि मृदा के रंध्रों से जल बाहर निकलता है तो उसके बाद उच्च श्यानता का जल बाहर निकलता है तथा मृदा कणों का पुनर्गठन होता है, फिर से उनका सेटलमेंट होता है, जिसके कारण मृदा के आयतन में कमी होती है और बैठाव होता है। इस बैठाव का मान बहुत ही कम होता है, ये हमारा द्वितीयक बैठाव कहलाता है।
तो कुल बैठाव इक्वल टू क्या हो जाएगा, तत्कालिक बैठाव प्लस प्राथमिक बैठाव प्लस द्वितीय बैठाव। तो समझ सकते हैं हम, तत्कालिक में आपका मृदा के रंध्रों से जल वायु बाहर निकलेगा, प्राथमिक में मृदा के रंध्रों से जल बाहर निकलेगा, और द्वितीय में आपका कंसोलिडेशन के बाद यानी कि प्राथमिक बैठाव के बाद जो उच्च श्यानता का जल होता है वो बाहर निकलता है। ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, इससे आयतन में बहुत कमी आपकी बहुत कम होती है। तो ये हमारा कहलाता है द्वितीय बैठाव। तो यस इक्वल टू यस आई प्लस यस पी इक्वल टू यस यस, यानी कि इमीडिएट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा है एक समान या सम बैठाव, यानी कि तो ये हमारा यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। एक समान या सम बैठाव, तो यदि नींव मृदा के सभी स्थानों पर बैठाव समान है अथवा लगभग समान है तो इसे हम एक समान बैठाव कहते हैं। जो आपका नींव की मृदा होती है, जैसे मान लीजिए इतनी दूर में आपकी मृदा है नींव की, इतनी दूर में हमको फाउंडेशन बनाना है, तो इसके सभी पार्ट्स पे, सभी जो आपके स्थान है उन पे बैठाव आपका समान हो रहा है, जो सेटलमेंट हो रहा है वो समान हो रहा है हर जगह। तो इसी को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म सेटलमेंट, यानी कि एक समान या सम बैठाव। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा है विषम बैठाव, यानी कि डिफरेंशियल और अनइक्वल सेटलमेंट। ये क्या होता है, जब नींव मृदा के विभिन्न भागों के बैठाव में पर्याप्त अंतर होता है तो इसे हम विषम बैठाव कहते हैं। यानी कि ये अगर आपका फाउंडेशन की सॉइल है या इतनी दूर में आपका ये कोई पार्ट है, इसमें फाउंडेशन की सॉइल है, तो इसके अगर प्रत्येक जगह पर आपका बैठाव आपका विषम हो रहा है, हर जगह समान नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल और अनइक्वल सेटलमेंट, यानी कि विषम बैठाव। नेक्स्ट हमारा है बैठाव की दर, रेट ऑफ सेटलमेंट। तो ये क्या होता है, संघनन क्रिया में मृदा रंध्रों से जल निकलता है जिससे मृदा में बैठाव होता है। जो हमारा कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, इस क्रिया में मृदा के जो रिक्तियाँ होती है उससे जल निकलता है और जिससे हमारा मृदा का सेटलमेंट होता है। और मृदा से जल निकलने की जो दर होती है उसकी पारगम्यता पर निर्भर करती है। परमेबिलिटी का चैप्टर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन को समझने के लिए परमेबिलिटी आपको आनी चाहिए डिटेल में। अतः बैठाव की दर भी पारगम्यता पर निर्भर करेगी। पारगम्यता होती क्या है, पहले भी आपको बताया गया कि पारगम्यता में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि जल के जो आपके रंध्र होते हैं, सॉइल के कण होते हैं, उसमें अगर रिक्तियाँ ज़्यादा होंगी तो आपके जो पारगम्यता यानी कि पानी आपका जल्दी पास होगा। और पानी जब जिस रिक्तियों से जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, रिक्तियाँ उसमें ज़्यादा होती है, तो अगर पानी जल्दी पास होता है तो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है पारगम्यता। पानी का पास होना हमारा पारगम्यता कहलाता है किसी पदार्थ से। और जब ये आपका जो पानी होता है इसके पार करने की यानी कि जो आपकी बाहर निकलने की जो दर होगी अधिक होगी तो उसको हम बोलेंगे उच्च पारगम्यता, जब कम होगी तो उसको हम बोलेंगे निम्न पारगम्यता। यानी कि पानी आपका धीरे धीरे पास हो रहा है तो उसको हम निम्न पारगम्यता वाली सॉइल बोलेंगे, अगर जल्दी जल्दी पास हो रहा है तो उसको हम उच्च पारगम्यता वाली सॉइल बोलेंगे। और जो आपकी पारगम्यता होती है मोटे कणों में आपकी अधिक होती है और महीन कणों में आपकी कम होती है। क्योंकि जो मोटे कण होते हैं जैसे आपके रेत एंड ग्रेवल हो गए, तो इसमें जो आपके रिक्तियाँ होती है ज़्यादा होती हैं, तो इससे पानी जल्दी पास हो जाता है, तो मोटे कणों में पारगम्यता आपकी अधिक होती है, अच्छी होती है। और जो आपके सिल्ट वगैरह होते हैं, क्ले होते हैं, इसमें रिक्तियाँ बहुत कम होती हैं, तो इनसे पानी आपका जल्दी पास नहीं होगा, इसलिए इसकी पारगम्यता क्या होती है, कम होती है। तो जब पारगम्यता अधिक होगी तो आपका संघनन क्रिया भी आपकी फास्ट होगी, अगर पारगम्यता कम होगी तो संघनन क्रिया भी आपकी स्लो रहेगी। तो पारगम्यता जो संघनन क्रिया होती है वो डायरेक्ट आपकी पारगम्यता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा है भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण बैठाव। जो भूमिगत जल स्तर होता है उसमें गिरावट के कारण जो बैठाव होता है वो क्या होता है, भूमिगत जल स्तर के कारण भी मृदा में बैठाव होता है। इनके कारण भी क्या होता है, मृदा में बैठाव होता है। जल स्तर गिरने पर मृदा रंध्रों का पानी नीचे की ओर निकलने लगता है जिसके कारण रंध्र जल दाब घटता चला जाता है और प्रभावी दाब बढ़ता जाता है। जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, रंध्र जल दाब आपका क्या होगा, घटता चला जाएगा और प्रभावी दाब इस पर बढ़ जाएगा जिससे रिक्तता अनुपात घटने लगता है और आयतन में कमी आती है और उसमें बैठाव होने लगता है। तो ये हमारा कहलाता है भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण बैठाव। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऐसे ही रिवीजन के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।